नमस्कार मित्रों, सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बुंदेलखंड की पठार के बारे में समझेंगे। बुंदेलखंड का जो पठार है उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये है इतना हिस्सा, ये है बुंदेलखंड का पठार। क्या है? बुंदेलखंड का पठार। इसका क्षेत्रफल जानेंगे। बुंदेलखंड का जो पठार है उसका क्षेत्रफल कितना है? 23,733 वर्ग किलोमीटर। 23,733 वर्ग किलोमीटर। अब इसके जिलों के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले आप लिखें दतिया, फिर शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर आदि। तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत इसका क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है। फिर इसके जो जिले हैं वो दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर आदि हैं। फिर इसकी हम औसत ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। बुंदेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई 150 से 450 मीटर है। कितनी ऊंचाई? 150 से 450 मीटर। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम सिद्ध बाबा नाम से जानते हैं और उसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। ये भी लिखिए। सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिद्ध बाबा, जिसकी औसत ऊंचाई क्या है? 1172 मीटर। फिर इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं तो इसका निर्माण, जो बुंदेलखंड का ये पठार है, इसका निर्माण कैसे हुआ? कैम्ब्रियन युग की ग्रेनाइट व नीच चट्टानों के द्वारा। कैम्ब्रियन युग जो है उसकी जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानें हैं और जो बिंदशैल समूह है, मुख्य रूप से उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ। किसका? बुंदेलखंड के पठार का। तो आप लिखें निर्माण ग्रेनाइट प्लस नीच चट्टान बिंदशैल है। बिंदशैल समूह। फिर इसके निर्माण के बारे में, निर्माण के बाद हम बात करते हैं इसकी नदियों के बारे में। जो बुंदेलखंड का पठार है उसमें से मुख्य रूप से किन किन नदियों का प्रवाह होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप बेतवा का नाम लिखें। नदियां कौन सी? बेतवा। फिर सिंध, सिंध के बाद धसान, केन, आदि। ये सभी नदियां हमें बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत हमें प्रवाह में देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। तो आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे हम उष्णकटिबंध के नाम से जानते हैं
और कर्क रेखा का जो उत्तरी हिस्सा है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो ये जो पठार है ये कर्क रेखा के ऊपरी भाग में स्थित है। किस भाग में? ऊपरी भाग में स्थित है। और यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण है। जलवायु लिखें आप, उष्ण जलवायु। ये स्थान समुद्र तल से दूर है। समुद्र से जो इसकी दूरी है वो अधिक है, ये समुद्र से दूर है। तो यहाँ पे गर्मियों में हमें अधिक गर्मी को देखने को मिलती है और ठंडों के समय में हमें यहाँ अधिक ठंड देखने को मिलती है। यहाँ की जो जलवायु है वो विषम है, सम नहीं है। ठंडों में हमें ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है और गर्मियों में हमें ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। फिर इस क्षेत्र की वर्षा के बारे में बात करते हैं तो यह क्षेत्र सामान्य वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है, मतलब सामान्य वर्षा यहाँ होती है। तो 75 से 100 सेंटीमीटर के अराउंड यहाँ वर्षा होती है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर जो कि सामान्य वर्षा के अंतर्गत आती है। 75 से 100 सेंटीमीटर के अराउंड हमें यहाँ वर्षा देखने को मिलती है। फिर यहाँ की मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो जो बुंदेलखंड का पठार है वो मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है और इसके अतिरिक्त लाल एवं पीली मिट्टी यहाँ पे मुख्य रूप से पाई जाती है। तो मिट्टी की हम बात करते हैं, मिट्टी में क्या लिखेंगे? मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और मुख्य रूप से लाल प्लस पीली। ये मिट्टियां हमें बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। इतना आप समझ गए होंगे। फिर बात करते हैं हम इसकी फसलों के बारे में। बुंदेलखंड के पठार में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं? तो यहाँ की जो मिट्टी है वो मिश्रित मिट्टी है। तो यहाँ पे गेहूँ, सरसों, ज्वार, तिल, अलसी आदि फसलें उगाई जाती हैं और साथ में दलहनी फसलों का भी विस्तार देखने को मिलता है। तो फसलों में आप क्या लिखेंगे? फसलें मुख्य रूप से कौन कौन सी? ज्वार, तिल, सरसों और कौन सी फसलें हैं? दलहनी फसलें। दलहनी फसलें मुख्य रूप से हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ के वन, यहाँ पे जो वन है वो कौन कौन सी और कैसे वन पाए जाती हैं? तो मुख्यतः जो यहाँ के वन है उनमें सागौन का नाम प्रथम स्थान पे आता है और इसके अलावा भी जैसे तेंदुपत्ता है, महुआ है, बबूल है, खैर है, ये सब हमें वृक्ष यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सागौन जो है यहाँ पे मुख्य रूप से है वनों में। सागौन, तेंदुपत्ता, बबूल, खैर आदि। यहाँ की जो वन है उन वनों में मुख्य रूप से सागौन, हमें सागौन का जो वृक्ष है हमें वो अधिक मात्रा में यहाँ देखने को मिलता है। फिर इसके बाद खनिज पदार्थों की हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड का एक जिला पन्ना है जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में, जिसे हम डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है हम वहाँ से हीरा का उत्पादन करते हैं, हीरा को खदानों से निकालते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य खनिज तत्व है वो हीरा ही है और इसके अतिरिक्त भी यहाँ पे हम जैसे ग्रेनाइट है उसका भी खनन करते हैं, उसका भी यहाँ प्रचुर मात्रा में खनन करते हैं। और हीरा और ग्रेनाइट, तो खनिजों में कौन कौन से हैं?
हीरा मुख्य रूप से व ग्रेनाइट। फिर इसके बाद हम बात करते हैं उद्योग धंधों के बारे में। तो जो बुंदेलखंड का जो पठार है उस क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग धंधों का विकास हुआ है। तो इस क्षेत्र में उद्योग धंधों का विकास काफ़ी पिछड़ा हुआ है, ज़्यादा पिछड़ा नहीं है लेकिन फिर भी जो मुख्य श्रेणी है उससे पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ जो छतरपुर है, छतरपुर में सीमेंट उद्योग और बीड़ी उद्योग जो कि एक लघु उद्योग है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित रहता है, वो मुख्य रूप से पाया जाता है। तो सीमेंट उद्योग और बीड़ी उद्योग ये मुख्य रूप से है कहाँ, छतरपुर जिले में। तो उद्योगों में कौन कौन सा उद्योग, बीड़ी उद्योग और सीमेंट उद्योग कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से, इनकी स्थापना कहाँ है, प्रचलित कहाँ है, छतरपुर जिले में। ठीक है। फिर पर्यटन के बारे में यदि हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो पर्यटन के मामले में यदि देखा जाए तो जो बुंदेलखंड का जो पठार है उस क्षेत्र में जो उसका एक जिला है निवाड़ी, निवाड़ी में आप देखेंगे कि निवाड़ी का जो ओरछा क्षेत्र है वो एक ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि राम राजा सरकार का मंदिर जो है हमें ओरछा में देखने को मिलता है, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। और मुख्य रूप से कौन कौन से महल हैं, तो राजा राम महल, हरदौल महल, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सब हमें देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो आप लिखें पर्यटन, लिखें पर्यटन, ओरछा का राम राजा मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, और कौन सा मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर, और कौन सा, हरदौल। ये सब मंदिर हमें इस स्थान में देखने को मिलते हैं। छतरपुर जिले में एक और प्रसिद्ध स्थल है जिसे हम खजुराहो नाम से जानते हैं। खजुराहो अपनी एक विश्व विरासत एक स्थल के लिए वहाँ पे जो महल और जो मंदिरों का निर्माण किया गया है, उनकी जो चित्रकला है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और एक अलग ही ढंग से वहाँ पे जो चित्रकला हुई है उसका वर्णन किया गया है, वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो जो खजुराहो को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। इसी कारण, किस कारण से, उसकी चित्रकला के द्वारा वो एक अपना अलग ही महत्व रखती है। और जो पन्ना है, पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान और हीरे का म्यूजियम भी जाना जाता है। बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत ये दोनों ही क्षेत्र आते हैं। तो पन्ना का राष्ट्रीय उद्यान और जो हीरे का म्यूजियम है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब हम कला एवं संस्कृति के बारे में बात करते हैं। तो जो बुंदेलखंड का पठार है उस क्षेत्र में कौन कौन सी कलाएं और कौन कौन सी संस्कृति प्रचलित है, तो उस क्षेत्र में मुख्य रूप से हम बात करते हैं, देखते हैं तो आल्हा गायन, जो कि मैहर जिले में आप देखेंगे माँ शारदा का मंदिर है, वहाँ उनके एक भक्त हुआ करते थे आला, उनकी जो प्रसिद्ध गाथाएं हैं